अच्छा, जी। क्यों नहीं अपने वार्ड का सभासद जिता लिए? सभासद नहीं जिता पाए? जमानत जब्त हो गया उनके वार्ड में? उन्हीं के वार्ड में। अच्छा। पहले सभासद अपने वार्ड का जिता लें। जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जी। वो, उस एयरपोर्ट में जरा उनसे पूछिए कि कितना धन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, सबसे बड़ी जो कुशीनगर की समस्या है, शिक्षा का कोई बहुत बड़ा सेंटर यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है। देखिए, अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के ही इस मंडल में, मैंने कुशीनगर नगर पालिका में अपना निर्दल चेयरमैन लड़ा के जिताया। भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लिया सभासद, पार्षद, जमानत जब्त हो गई। साल 2012 के पहले जब कुशीनगर कस्या विधानसभा हुआ करता था, उन दिनों चौक चौराहे और चाय की दुकानों पे जब कभी राजनीति बातों की चर्चा होती थी तो दो नाम का जिक्र होना बड़ी अति आवश्यक होता था। पहला नाम ब्रह्माशंकर त्रिपाठी तो दूसरा नाम सूर्य प्रताप शाही। साल 1996 में सूर्य प्रताप शाही ने ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को पटकनी दिया तो साल 2002, 2007 और 2012 में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने सूर्य प्रताप शाही को करारा जवाब दिया और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। साल 2017 का जब विधानसभा चुनाव आया तो मोदी लहर में रजनीकांत मणि त्रिपाठी विधायक बने और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जिनकी चर्चा होती थी वो तीसरे नंबर के नेता बने और दूसरे नंबर पे राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मोदी लहर में भी राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ा और अब राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रबल दावेदार भी हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। अब हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ ही दिनों में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यह जान लेते हैं कुशीनगर के लिए क्या विज़न है और कुशीनगर के लिए क्या सोचते हैं और क्या सोचकर राजनीति में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुशीनगर विधानसभा की चुनावी तैयारी चल रही है आपकी, लगातार व्यस्तता होगी क्योंकि लोगों से मिलना है। पहले हम यही जान लेते हैं, सभी नेता कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, बाद में विधायक बन जाते हैं तो मेवा खाने लगते हैं और सेवा का बात भूल जाते हैं। तो क्या आप भी वही वाला नेता हैं कि वाकई में ज़मीन पे कभी सेवा करते भी हैं? देखिए, हम लोगों राजनीति की शुरुआत ही सेवा भाव से हम लोगों ने किया और जब राजनीति हम लोगों ने शुरू किया तो इसी सोच के साथ शुरू किया और हमेशा मैं राजनीति में अपने साथ रहने वाले लोगों से भी ये चर्चा करता हूँ कि राजनीति जो है सेवा के गर्भ से निकलता है। जब आप सेवा करेंगे अपने आप राजनीति में आप एक चेहरा बनते जाएंगे और हम लोगों की जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि को आप उठाएंगे, एक सामान्य किसान परिवार के बेटे जिसका राजनीतिक इतिहास प्रधानी और ग्राम पंचायत तक ही थी, पिताजी प्रधान थे जी। और मैं नौकरी में था। अच्छा। और नौकरी से पिताजी के देहांत के बाद आना पड़ा और समाज सेवा का व्रत मैंने अपने पिताजी से ही सीखा था और उसी पे मैं चलता गया धीरे धीरे आज राजनीति में हूँ। कुछ महीने पहले आप सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले हैं, क्या बात बनी है? क्या बंटी राव 2022 विधानसभा चुनाव के सपा के प्रत्याशी हैं ताकि तमाम लोग दावेदारी में हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में जैसा आपने कहा कि अभी मिले हैं, मैं समाजवादी जन्म से हूँ और सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 1996 में सूर्य प्रताप शाही जीते जी। 1996 में मैं कस्या ब्लॉक विधानसभा का समाजवादी युवजन सभा का विधानसभा अध्यक्ष था। अच्छा, 1996 में। उसके बाद धीरे धीरे संगठन में चढ़ते हुए समाजवादी युवजन सभा का मैं जिला महामंत्री बना, फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का मैं प्रदेश महामंत्री बना, फिर समाजवादी युवजन सभा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना। कहने में तो 1 मिनट लगा लेकिन करने में मेरे 17 साल जवानी के चले गए। 17 साल लग गए। मैंने जवानी के 17 साल माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करते हुए ही बिताया।
जो आज लाल टोपी दिख रही है सड़कों पे, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में समाजवादी योजन सभा का संगठन खड़ा करने के लिए दिन रात एक करके, हम अपने घरों में 6-6 महीना नहीं आ पाते थे, हम विभिन्न जिलों में दौड़ के समाजवादी पार्टी और योजन सभा का संगठन खड़ा करते थे। और आज ये लाल टोपी की फौज पूरी दिखाई दे रही है। हम लोगों ने इसके लिए बहुत ज़मीन पे संघर्ष किया है, काम किया है। जहाँ तक रहा सवाल इस विधानसभा चुनाव का, तो निश्चित ही जो ज़मीन पे रहता है वह दिखता है। और आज 15 साल हो गए कुशीनगर विधानसभा के लोगों की सेवा करते हुए, और सेवा कभी जाति धर्म पार्टी देख के मैंने नहीं किया। जो भी पीड़ित रहा, जो भी दुखी रहा, जो भी शोषित रहा, जिसके ऊपर भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, बिना जाति धर्म पार्टी देख के उसकी लाठी बन के, उसका भाई बन के, उसका बेटा बन के उसके बगल में खड़ा रहा। और आज उसी का परिणाम है कि आप पूरे विधानसभा में आज के डेट में जाइए तो कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं रह गई है, सब लोग बंटी भैया बोल रहे हैं। कुशीनगर विधानसभा में ब्राह्मण वोटर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के साथ हो या फिर सूर्य प्रताप शाही के साथ हो, क्योंकि लगातार 3 बार ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी विधायक रहे, मंत्री रहे, और 2017 में जो है आप लगभग 50,000 वोट पाए थे। तो ब्राह्मण वोटर आपके साथ कैसे आएगा, ताकि ब्राह्मण वोटर ही तय करता है कुशीनगर का विधायक कौन बनेगा, क्योंकि रजनीकांत मणि त्रिपाठी 2017 में विधायक थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से नाराज होकर या फिर कोई बात ऐसी रही होगी कि रजनीकांत मणि त्रिपाठी को पसंद किए, जो कभी इकलौते नेता हुआ करते थे। सूर्य प्रताप शाही के आसपास ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का नाम आता था, वो तीसरे स्थान पर आ गए, और बंटी भैया दूसरे स्थान पर आ गए, रजनीकांत मणि त्रिपाठी पहले स्थान पर आएंगे। तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ब्राह्मण वोटर कहीं ना कहीं उनके साथ थे, ब्राह्मण वोटर क्या आपके साथ है? देखिए, हम लोग समाजवादी हैं जी मन से, वचन से और कर्म से। केवल मंच वाले समाजवादी नहीं हैं, जी मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से समाजवादी हैं। तो जो समाजवादी होगा कभी जातिवादी नहीं हो सकता है। हम लोगों ने सबके लिए सेवा किया है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो। आज के डेट में आप चले जाइए कुशीनगर विधानसभा में, तो जिसको ये कहा जाता है कि ये हाथी देख के वोट करता था, सबसे ज़्यादा दलित अगर कहीं खड़ा है तो मेरे साथ खड़ा है। जी इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के, मेरा कर्म देख के। जब वो पीड़ित हुआ, जब वो शोषित हुआ, जब परेशान हुआ, तो कोई आया चाहे नहीं आया, लेकिन यह बेटा जरूर गया उसके बगल में। वही हर जाति के साथ, ब्राह्मण के साथ अगर कोई अन्याय हुआ, चाहे कहीं कोई सुख दुख पड़ा, कहीं कोई दिक्कत आई, तो एक बेटा और भाई के रूप में बगल में खड़ा मिला। इसलिए कभी हम लोगों ने जाति और धर्म देख के काम नहीं किया। जो भी शोषित रहा, चाहे जिस जाति का रहा हो, वो उसके लिए काम किया। और इसी की देन है कि आज गांव-गांव चले जाइए, किसी गांव में अगर 10 घर ब्राह्मण का है तो निश्चित है 5-6 घर मेरे साथ है। आप कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं किए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जब चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं, जब चुनाव आता है तो जिन्ना की याद सताती है। तो ये कैसे माना जाए कि आप सबकी बात करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म को मानती तो कभी राजनीति में धर्म को नहीं लाती। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेके उन लोगों ने राजनीति में शीर्ष कुर्सी को हासिल करने का काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम जो आता है वो त्याग के लिए जाना जाता है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब माता कैकेयी को लगा कि राजा दशरथ के बड़े पुत्र होने के नाते राम को गद्दी, राजगद्दी मिलेगी, तो उनको अपना भरत पुत्र मोह याद आ गया और वो राजा बनने जा रहे थे। लेकिन पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अयोध्या जैसे राज सिंहासन को उन्होंने लात से मार दिया और पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वन को निकल गए। तब भगवान बने हुए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो त्याग का नाम राम है, त्याग का नाम, समर्पण का नाम राम है। वस्त्र धारण कर लिया, अगर तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण कर लिया, बलकल धारण कर लिया, गेरुआ धारण कर लिया,
तो सिंहासन की तरफ ताका भी नहीं। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो बीजेपी के बातों का कैसे जवाब देंगे? ताकि बीजेपी कह रही है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जिन्ना की याद आती है देखिए, उनको। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग को सर्टिफिकेट थोड़े लेना है। भारतीय जनता पार्टी कोई सर्टिफिकेट, हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था का नाम थोड़े ही है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार दो, तो उन हिंदू कहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को आप दीजिए। हम कहते हैं कि यहाँ अच्छा एजुकेशनल हब बनाइए, एजुकेशनल सेंटर आप खोलिए। तो इन सब मुद्दों पे अगर हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम अगर धर्म की बात करना है तो हम सन्यासी बन जाएं। अगर हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमारा एक विज़न होना चाहिए समाज के प्रति, कि हमारा समाज के प्रति क्या विज़न है। अगर हमारा समाज के प्रति विज़न नहीं है तो फिर हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुए। और वही देन है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस देश के लिए विज़न नहीं है। इसीलिए आज 47 साल का साल हो गया, सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे बेरोजगारी आज फैली हुई है। विज़न नहीं, विज़न नहीं है, इसलिए देश का जो जीडीपी है वो माइनस में जा रहा है। विज़न नहीं है। कुशीनगर के जो सांसद हैं विजय दुबे कहते हैं कि कुशीनगर में ऐतिहासिक विकास हुआ है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। उनका कहना है कि कुशीनगर में तमाम विकसित परियोजनाएं आ रही हैं। कुशीनगर में विकास तो हुआ है ना। जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जी। वो, उस एयरपोर्ट में जरा उनसे पूछिए कि कितना धन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 258 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बना है, जिसमें 207 करोड़ रुपया समाजवादी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। 51 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट दिया, आप चले जाइए उस एयरपोर्ट के पास, लिंक रोड से एयरपोर्ट पे जाएंगे। आज नेशनल हाईवे से एयरपोर्ट तक नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में हाईवे से और एयरपोर्ट को नहीं जोड़ पाई। वो एयरपोर्ट क्या बनाने की बात करेंगे। उद्घाटन बड़े पैमाने पे हुआ तो वो तो हमारी सरकार का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उस उद्घाटन का आप सबको नुकसान होगा, आपकी पार्टी को? नहीं, क्यों नुकसान होगा। सांच को आज कहाँ, जनता जानती है कि 51 करोड़ कौन दिया और 207 करोड़ कौन दिया। ये जनता जानती है। 207 करोड़ रुपया माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया और 51 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी के बड़े नेता तो कहते हैं कि सपा भ्रष्टाचारियों की नेताओं की सरकार है। अभी इत्र पकड़ा गया है और इत्र में कितना बड़ा झोल तो इत्र हुआ। का मित्र तो कौन निकला? कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी का ही तो आदमी निकला इत्र का मित्र। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो पूरा वो सोशल मीडिया पे बातें कर रही है कि अखिलेश का करीबी है। अखिलेश जी का करीबी अगर होता, अखिलेश जी का अगर वो करीबी होता तो अभी तक वो जेल में होता। जिसको जेल में भेजा है, जिसके वहाँ पैसे पकड़े गए हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी निकला है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुशीनगर की समस्याओं पे। कुशीनगर बहुत विकसित जगह है, भगवान बुद्ध की महानिर्वाण स्थली है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हो गया। कुशीनगर में अभी तक लगातार आप लोगों के बीच में है, 10 साल 15 साल से आप बता रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या मूल समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो कुशीनगर की समस्या है, शिक्षा का कोई बहुत बड़ा सेंटर यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है। अच्छा, शिक्षा के बिना कहा जाता है कि इंसान पशु के समान है। और वो भी खासकर टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे हमारे बच्चों को पॉलिटेक्निक करना हुआ, इंजीनियरिंग करना हुआ, उनको BCA, MCA, BBA, BCA करना हुआ, तो कुशीनगर जनपद में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं हैं जहां से वो कर सके। उसके लिए उसको जाना पड़ता है लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली जैसे जगहों पर अपना घर छोड़ के पलायन करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ की, टेक्निकल हब बनाने की ज़रूरत है। टेक्निकल एजुकेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशन का हब बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि तेज होते तो निश्चित तौर पर किसी बड़े जो टेक्निकल जो शिक्षक घराने हैं, जो बड़े बड़े
यूनिवर्सिटियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। ऐसे किसी न किसी एजुकेशनल हब से बात करके और यहाँ बड़ा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत थी। इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हमारा लड़का टेक्निकल चीज़ों से परिपूर्ण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वह बड़ा जॉब देश और दुनिया के अंदर नहीं पा सकता है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शिक्षा पा गए, रोजगार। रोजगार। रोजगार के लिए आप तो स्वयं देख रहे हैं, पूरे पूर्वांचल के आगे जितने भी ज़िले आप जाएंगे, उन ज़िलों में अपने अपने ज़िलों का कोई ना कोई उद्योग धंधा है। जी। कुशीनगर एक ऐसा दुर्भाग्यशाली ज़िला है जिसका कोई अपना उद्योग नहीं है। दूसरा जो सबसे चीज़ जो कोई पॉलिटिकल आदमी आज तक नहीं उठाया है, हर ज़िले में कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जी। औद्योगिक परिक्षेत्र। जी। हर जिले में जिला मुख्यालय के अगल बगल जी। कोई ना कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है, औद्योगिक परिक्षेत्र। कुशीनगर ऐसा दुर्भाग्यशाली जिला है जहां आज तक कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना, औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना, जिससे छोटे छोटे कुटीर उद्योग यहाँ आवें, छोटे छोटे उद्योग लगें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ आवें और लगें और यहाँ का नौजवान वहीं रोजगार पाए। इस पे किसी ने ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ना देश की लोकसभा में बात करने का काम किया। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहल है कि यहाँ बात करके समाजवादी पार्टी की सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी। एजुकेशन सेंटर की भी शुरुआत हुई थी। एक ITI कॉलेज भी खुला था बड़ा यहाँ कुशीनगर। आप हतीमपुर में जाएंगे तो एक समाजवादी पार्टी की सरकार में है। एक क्या नाम है उसका, खादी ग्राम उद्योग का, एक ग्राम उद्योग का सेंटर भी यहाँ खुला, लेकिन भाजपा के सरकार में आज वह ठप पड़ा हुआ है। तो इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आप सपा से कैंडिडेट आ रहे हैं, कुशीनगर से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो पहली शुरुआत आपकी क्या होगी कुशीनगर के लोगों के लिए, ताकि सरकारें बातें तो करती हैं, चुनाव आता है तो अपनापन दिखाती हैं, अपना होने का दावा करती हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो नेताजी लोग अपने रास्ता और जनता फिर परेशान हो जाती है। देखिए, ये 5 साल का चुनाव है। कोई ऐसा नहीं है कि आज झूठ बोल के मैं राज सिंहासन पा लिया और जीवन भर उसी सिंहासन पे मैं बैठा रहा। राजनीति एक ऐसी साधना है कि पद पाने के बाद अगर उस साधना को आप बेहतर तौर तरीके में नहीं बदले तो फिर 5 साल बाद जनता आपको हटा देगी। अगर हम लोग नौजवान हैं, हम लोगों को अभी 35-40 साल राजनीति करना है, इसलिए कथनी करनी में जब अंतर आने लगेगा, जो पद पर बैठने से पहले कथनी और पद पर आने के बाद करनी में अंतर आने लगेगा, तो निश्चित तौर पर जनता 5 साल बाद हटा देगी। हम लोगों को 35-40 साल तक अभी राजनीति करना है, इसलिए प्रयास हम लोगों का रहेगा। प्रयास नहीं रहेगा, ये हम लोगों के नेचर में है, हम लोगों की सोच में है कि हम लोगों के कथनी और करनी में कहीं से अंतर न दिखे। जो हम लोग बोलें, आज ऑनलाइन कैमरा हम बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि जो ऑनलाइन कैमरा पे बोल रहे हैं आपके सामने और जनता देख रही है इस चीज़ को, वह चुनाव जीतने के बाद, पद पर बैठने के बाद भी उसको क्रियान्वित करने का काम हम लोग करें। कुशीनगर में कुल 7 विधानसभा है, 5 विधानसभा में मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं। आपके बगल का जिला गोरखपुर है, गोरखपुर शहर के मुख्यमंत्री आते हैं। हम कह सकते हैं कुशीनगर भी मुख्यमंत्री का गढ़ है। तो मुख्यमंत्री के गढ़ में मुख्यमंत्री के बीजेपी के प्रत्याशियों को बंटी भैया कैसे टक्कर देंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के ही इस मंडल में, मैंने कुशीनगर नगर पालिका में अपना निर्दल चेयरमैन लड़ा के जिताया, जहां 78,000 वोट पोल हुआ था, 14,500 वोट मिला और निर्दल हमने उनके गृह मंडल में अच्छा, नगर पालिका का चुनाव चेयरमैन का जिताने का काम किया। जिला पंचायत का चुनाव हुआ। अभी हमारे विधानसभा में 7 जिला पंचायत क्षेत्र हैं, जिसमें 5 जिला पंचायत हम लोगों ने जिताने का काम किया। तो जनता मन बना लिया है। मुख्यमंत्री जी ने जनता के प्रति क्या किया, यह जनता देख चुकी है। 5 साल केवल बातें करते करते बीत गई। समाजवादी पार्टी के कामों का फीता काटते काटते बीत गया। अपना नया कुछ करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि इस गोरखपुर मंडल से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना है। अच्छा, बहुत सारे नेता होते हैं, चुनाव के पहले पोस्टर कुछ और होता है, टिकट नहीं मिलता है तो पोस्टर बदल जाता है। आपका क्या इरादा है, ताकि आप भी हम यह नहीं कह सकते कि आपको टिकट मिल ही गया है,
आपके ही पार्टी में आपके तमाम कंपटीटर होंगे। पार्टियों के कंपटीशन होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो दावेदार होते हैं उनके कंपटीटर होते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से हमने टिकट मांगा है। हमारे नेता ने अगर हमारे ऊपर विश्वास किया तो मैं चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश की सदन में जाने का काम करूंगा। और अगर नेता ने कह दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह नेता का जो निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। अच्छा, कुशीनगर के लिए क्या अलग विज़न है, ताकि रोज़गार की जो स्थिति है कहीं न कहीं हमारे देश का युवा उस मिडिल वर्ग का उसके पिता पढ़ाकर तैयार करके इंतज़ार करते हैं कि बिटुआ को नौकरी कब लगेगा, तो बिटिया की शादी होगी और सारी तमाम योजनाएं होती है। लेकिन रोज़गार की एक बड़ी समस्या है। अगर आप विधायक बनते हैं तो कुशीनगर के युवाओं के लिए, हम अलग की बात नहीं करेंगे, फिलहाल कुशीनगर विधानसभा की बात करेंगे, कुशीनगर के युवाओं के लिए आपके तरफ से क्या खास रहेगा? क्या देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये हमारी विडंबना है। हम राजनीति में, अभी आपने कहा कि लोग हिंदू का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमें हिंदू तो कहा जाता है, लेकिन अभी जब रोजगार की बात आती है तो हिंदू कहाँ चला जाता है? आपने कितने हिंदुओं को रोजगार दे दिया? इस पैमाने पे बहस बैठा लीजिए। आज हमारे यह पूर्वांचल का नौजवान, कुशीनगर ही नहीं पूरे पूर्वांचल की मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे इस पूर्वांचल का नौजवान आज ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, BSc करके, MSc करके, BTech करके, MTech करके, MBA करके, MCA करके तमाम डिग्रियां हासिल करता है। लेकिन पूर्वांचल, आप कुशीनगर की नहीं, पूर्वांचल के किसी जनपद में उसको नौकरी नहीं मिलती है। उसको पर्यटन करना पड़ता है, उसको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है, उसको नोएडा जाना पड़ता है, उसको गाज़ियाबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है। देश आज़ाद हो गया, जिस समय मुंबई आज़ाद हुआ उसी समय तो हम लोग भी आज़ाद हुए जी। लेकिन मुंबई आज मुंबई हो गया। मुंबई के लोग क्या कमाने कुशीनगर आते हैं कभी? कुशीनगर के ही लोग क्यों मुंबई कमाने जाते हैं? कुशीनगर के लोग ही गुजरात कमाने क्यों जाते हैं? कुशीनगर के लोग ही पंजाब कमाने क्यों जाते हैं? कुशीनगर के लोग ही गाजियाबाद, नोएडा क्यों कमाने जाते हैं? कुशीनगर के ही लोग क्यों दिल्ली कमाने जाते हैं? क्यों? जब सारा देश एक साथ आज़ाद हुआ तो हम क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं? और ऐसा नहीं कि ये विडंबना थी। हम लोग तो जब 8वीं क्लास में थे तो एक सवाल आता था कि देश में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री है। तब देवरिया जिला हुआ, देवरिया, कुशीनगर देवरिया की बात आती थी। हाँ, 14 शुगर फैक्ट्रियाँ थी हमारे पास। चीनी का कटोरा कहा जाता था, मिनी पंजाब कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। एक बड़ा हब किसी ने अगर खोला तो वो भी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार ने खोला, ढाड़ा की शुगर फैक्ट्री। अगर नई शुगर फैक्ट्री, प्रधानमंत्री जी बोल के गए कि मैं पटरौना में नई शुगर फैक्ट्री दे दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक बार भी नहीं बोले, लेकिन इस जिले की समस्या को सुना उन्होंने तो ढाड़ा में एक बड़ा शुगर कॉम्प्लेक्स ढाड़ा में काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने करने प्राइज में बंद भी करा दिए थे नेताजी आपके। नहीं, बंद तो तमाम पहले से बंद थी जी। तमाम पहले से फैक्ट्रियां बंद थी। अगर पिपराइज की फैक्ट्री बंद हुई होगी तो ढाढ़ा की फैक्ट्री कम से कम 5 फैक्ट्रियों के बराबर क्रशिंग क्षमता है उसकी। अच्छा। जो आज ढाढ़ा की फैक्ट्री नहीं होती तो कुशीनगर जनपद का गन्ना किसान का गन्ना पेरा नहीं क्या होता। तो अगर बीजेपी के लोग तो कहते हैं ये उनकी देन है, तो बीजेपी तो झूठ की फैक्ट्री है। तो सच कैसे है? समाजवादी पार्टी कैसे? बीजेपी तो कह रहे एक राम मंदिर हमने बना दिया। उन्होंने बना दिया कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। इसके पहले भी सरकारें रही। अच्छा, ये बताइए, इसकी पहले सरकारें रही, अगर कोई घटना इनकी सरकार में हो जाए, पुलवामा में मर गए तो आतंकवादी मार दिए, और राम मंदिर अगर इनके सरकार में बन रहा है तो ये बनवा दिए। इनकी सरकार में पुलवामा में हमला हो रहा है तो ये नहीं दोषी हैं। क्या लगता है आपको? इनकी मार्केटिंग जनता जान चुकी है। इनकी मार्केटिंग जनता जान चुकी है। आज ये इस कागार पर इस देश की जनता पहुंच गई है कि इस देश में जब आज़ादी के पास बाद लोगों को रसिया और अमेरिका से गेहूं और चावल ला के देना पड़ता था, वह स्थिति में ला के भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को खड़ा कर दिया। और शान से कह रहे हैं कि 70 करोड़ परिवारों को मैंने दिया। आपने 70 करोड़ परिवारों को भूखमरी के कागार पर पहुंचा दिया कि सरकार को उनको चाल दावल और गेहूं और आटा और नमक देना पड़ रहा है। आपने आज़ादी के 1962 का वह समय आज याद लोगों को आप दिलवा रहे हैं कि लोगों के पास कुछ नहीं बचा है चावल
और आटा देना पड़ रहा है, दाल देना पड़ रहा है, नमक देना पड़ रहा है, तेल देना पड़ रहा है। इस स्थिति पे आपने देश को क्या खड़ा कर लगता है आपको ये चाल दावल नमक आटा राजनीतिक दशा और दिशा बदलेगा 2022 में? दिया। यही तो उनको राजनीति के रसातल पर ले जाने वाला है। यही उनको राजनीति की रसातल में लोग ये कह रहे हैं चाल दावल गेहूं दे देने से क्या घर का खर्चा चल जाएगा? क्या घर में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फीस नहीं लगता है? क्या घर के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है? आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो कहते हैं हमने ऐतिहासिक विकास किया है। अच्छा, जी, क्यों नहीं अपने वार्ड का सभासद जिता लिए? सभासद नहीं जिता पाए? जमानत जब्त हो गया उनके वार्ड में? उन्हीं के वार्ड में। अच्छा, पहले सभासद अपने वार्ड का जिता लें, तब अपने जीतने की बात करेंगे। उन्हीं के वार्ड में उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लिया सभासद, पार्षद, जमानत जब्त हो गई। पिछली बार तो आपको हराए थे 50,000 वोट से लगभग। वो क्या हराए थे? हाँ, मोदी ने मुझे हराया मोदी था। ने हराया था। वो क्या हराएंगे? आप मानते हैं कहीं ना कहीं मोदी लहर फैक्टर था? बिल्कुल था, इसमें मानने में क्या दो राय है? और 2022 में भी होगा कुछ ना कुछ? जीवन भर लहरें चलेगा तब तो दुनिया ही पलट जाएगी। अगर लहर ही चलता रहे, तूफान ही चलता रहे, बीजेपी तो के लोग तो दुनिया कह रहे हैं कि इस बार योगी का लहर है, अभी तक तो मोदी का लहर अभी उनको देखे। दिख नहीं रहा है। हाँ। अखिलेश यादव जी, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक नेता को सुनने के लिए जनता पूरी रात सड़कों पर बैठी रही। गाजीपुर से लखनऊ की यात्रा क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुशीनगर की उस ऐतिहासिक रथ यात्रा, विजय यात्रा को देखा नहीं? इस देश की राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी नेता को सुनने के लिए सुबह से लेकर और भोर तक लगातार 24 घंटा लोग सड़कों पे खड़ा रहे। इस देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ। लहर यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के नाम का चल रहा है, समाजवादी पार्टी का चल रहा है। अच्छा, अब हम एक और अहम मुद्दे पे बात कर लेते हैं। नेताजी लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं जब चुनाव आता है। रास्ते से कोई व्यक्ति गुजरता है तो हालचाल पूछने लगते हैं। आप भी हालचाल पूछते होंगे। आप बता रहे हैं 16 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। क्या यह सेवा सिर्फ चुनाव आने से पहले चालू हुआ है कि पहले से भी चालू था? देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा। आप मेरे विधानसभा के किसी गांव में चले जाइए अच्छा, और ये पूछिए कि 5 साल कौन नेता लगातार आया है। एक नाम केवल आएगा, बंटी भैया। इसके अलावा दूसरा नाम नहीं आ सकता है। जी, हम लोग राजनीति में आए हैं सेवा भाव के लिए। हम लोग राजनीति में एमएलए बनने नहीं आए हैं। हम लोग तो देश की राजनीति को एक धार देने के लिए आए हैं। हम लोग ऐसे समाजवादी लोग हैं कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने के बाद एक ऐसा रोल मॉडल विधायक बन के दिखाना चाहते हैं कि लोग कहें कि ऐसा भी एमएलए होता है क्या। हम लोग केवल एमएलए बनने नहीं आए हैं। जी, हम लोग राजनीति को एक नई धार देने आए। हम लोग नेता हैं। वह नेता जो सुभाष चंद्र बोस जी की परंपरा का नेता, जी, वह नेता जो मुलायम सिंह यादव जी की परंपरा का नेता, जो जमीन से निकलकर और देश की राजनीति में स्थापित हुआ। हम लोग किसी बड़े घराने के लोग नहीं हैं, लेकिन आज जो हैं अपनी मेहनत, अपने संस्कार और अपनी तपस्या के बदौलत। तो तैयारी कैसी चल रही है विधानसभा चुनाव की? देखिए, ये तैयारी तो कभी बंद ही नहीं हुई। मैं पिछली बार 2017 का चुनाव जब हारा, जी, जी, जिस दिन मैं हारा उसी दिन, आप इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी। कि जिस दिन मैं चुनाव हारा, 11 मार्च 2017 का वह दिन जी। था। 11 मार्च 2017 को मैं चुनाव हारा और उसी रात पीस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष की माताजी का देहांत हो गया। मैं 9:30 बजे रात को मिट्टी हुआ, मैं उनके घर मिट्टी देने चला गया। अच्छा, मैं उसी दिन चुनाव हारा था। राजनीति हार जीत के पैमाने पे हम समाज सेवा नहीं करते हैं कि हार गए तो गम में हैं, जीत गए तो खुशियां बांट रहे हैं। सदा दिवाली संत घर। जी, और हम लोग उस कबीरदास की परंपरा के लोग हैं कि कबीरा कड़ा बाजार में अलिया लुआ ठा हाथ, और जो घर फूके यहाँ पड़े वो चले हमारे साथ। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं, उस परंपरा की राजनीति को जिंदा करने के लिए आए हैं। बंटी राव जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब आज हमारे खास मेहमान बंटी राव और कुशीनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं, बातें कह रहे हैं कि जीतेंगे तो रोजगार स्तर पे कुशीनगर के लिए कुछ बेहतर करेंगे, वादा भी कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये देखने वाली बात होगी। अब देखना ये होगा
कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में किसके सर पे ताज होगा, जनता किसको पसंद कर रही है। तो आप गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए। देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।